हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम हाजिर हैं फिर से एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 उपसात संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक और बेहद सिंपल से और मजेदार या इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको CFT कहा जाता है। बात कर लें भैया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। प्यारे बच्चों, इसमें 3 टॉपिक तो आपको हर हाल में तैयार करके जाना है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला आपका होता है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत। दूसरा है भैया संयोजकता का वर्नर सिद्धांत यानी वर्नर थ्योरी। और तीसरा मेरे प्यारे रसगुल्लों, जो कि आज हम देखेंगे CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, ये टॉपिक हमने बताया ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर ये समझ में नहीं आता। काहे नहीं आता? हम है ना। चलिए आज बहुत सिंपल तरीके से इस टॉपिक का निपटारा हम कर ही देते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं। ठीक है भैया, चलिए समझते हैं, एक एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से एकदम सीखेंगे। भैया देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि बच्चों क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है क्या होता है, किसने दिया था, किस बारे में इसमें बात किया गया है। तो बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात कर लें भैया, तो ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है, क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन H बेथे, H यानी हंस बेथे इनका नाम है, H बेथे तथा वान वेलेक, कहीं कहीं ब्लेक लिखा होता है, ठीक है उस पर मत जाइएगा, तथा वान वेलेक ने किया था। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या फिर स्पेक्ट्रम कह लें की व्याख्या ये करता है। और स्टार्टिंग में बात कर लें, शुरू में या प्रारंभ में इसे केवल आयनिक क्रिस्टलों पर ही लागू किया गया था। प्रारंभ में इसे केवल आयनिक क्रिस्टल पर ही इस नियम को लागू किया था। यही कारण है कि इसे भैया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टलों पर ही लागू किया गया था इस सिद्धांत को। यही कारण है कि इसका जो नाम रखा गया वो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत रखा गया। अब इस सिद्धांत की क्या अवधारणाएं हैं, क्या परिकल्पनाएं हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो इस सिद्धांत की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहली बात यह है बच्चों कि एक संकुल जो यौगिक होता है, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कह लें, तथा उसके चारों ओर से घिरे विभिन्न लिगेंडों का एक समूह होता है। समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे रसगुल्लों। जैसे भैया हम ले लेते हैं K3 FeCN6, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया किसका? एक संकुल यौगिक का। अब देखिए ये क्या होता है भैया, चार्ज होता है आयन, यानी के पे, यहां पे अगर देखिए पोटेशियम है तो इस पे ये प्लस चार्ज हो जाएगा, और ये वाला पूरा कोष्ठक वाला उतने में ही माइनस चार्ज बताएगा। और इसमें Fe क्या होता है बच्चों? केंद्रीय धातु परमाणु होता है। Cn क्या है? ये लिगेंड होता है। ये 6 जो नंबर है उपसात संयोजन, यही संख्या होता है। अर्थात जितना भैया ये क्या है, यही यानी ये जितना है ये दर्शाता है कि भैया ये इतने बंध के साथ लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर समझें बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर समझें तो इसमें जो Fe यहां पे है, मतलब यहां पे Fe है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके साथ भैया ये जो लिगेंड जुड़ा हुआ है इस तरह से, के साथ क्या है? लिगेंड जुड़ा हुआ है। मतलब हर जगह पर, क्योंकि भैया ये Fe पे अगर प्लस चार्ज माने तो ये क्या होता है, यहां पे जो Cn होगा ये सब पे क्या होता है भैया? माइनस चार्ज होता है।
ठीक है, क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये प्लस वाला है, ये माइनस है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करिए कि एक संकुल यौगिक केंद्रीय धातु परमाणु, अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe है। केंद्रीय धातु जो परमाणु या आयन होता है, ये इसके चारों ओर से घिरे विभिन्न लिगेंडों का एक समूह होता है। मतलब भैया ये क्या होता है, ये लिगेंड से घिरा। और यहां पे क्या है, के पे मान लेते हैं, जैसे अगर भैया ध्यान दीजिए, अगर इधर +3 का है तो ये 3 का उतना ही माइनस होता है। ठीक है ना, तो यहां पे यही चीज है कि ये जो लिगेंड क्या कहे, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, चारों तरफ से लिगेंडों से घिरा होता है। अब यहां पे भैया जरूरी नहीं Cn, कुछ भी हो सकता है। और लिगेंड है, जैसे Cn है तो Cn पे माइनस चार्ज होता है, Fe है इस पे प्लस होता है। अब यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है, यानी Br हो सकता है, उसके अलावा Cl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना याद रखना कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंड के द्वारा घिरा रहेगा, यानी लिगेंड के साथ वो क्या करता है, बंध बनाता है। अब यहाँ नंबर 6 था इसलिए 6 बंध है। ठीक है भैया, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया ना मेरे प्यारे रसगुल्लों। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना, उलझना नहीं, हम हमेशा से बोलते हैं। ठीक है ना, मजे में पढ़ोगे तभी मजा आएगा। पढ़ाई को अगर बोझ समझ रहे हो, डेफिनेटली वो चीजें समझ में नहीं आती। आपको इंटरेस्ट जगाना होगा। ठीक है भाई, दिल लगी करना होगा, करना है तो किताबों से करना है। ठीक, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया ना कि एक संकुल यौगिक केंद्रीय धातु आयन तथा उसके चारों ओर से ये घिरे लिगेंडों का एक, यानी विभिन्न प्रकार के लिगेंडों का एक समूह होता है। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु जो आयन होता है तथा लिगेंड के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, समझने का प्रयास करिए भैया। इसमें हमने क्या बताया, यानी इनके बीच, ठीक है, ये ध्यान देना बच्चों, ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ है भैया, ये तीर से हम दर्शा दे रहे हैं, इनके बीच हमेशा क्या होगा भैया, आकर्षण होता है। तभी तो ये क्या है, सिग्मा बंध बनाते हैं, बताया है हमने वर्नर थ्योरी में। ठीक है भैया, तो वही चीज केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और जो लिगेंड होता है, इनके बीच में आकर्षण होता है, मतलब ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है भैया, तीसरा पॉइंट कि लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ध्यान से समझिए, ये पॉइंट ही थोड़ा समझने लायक है। कह रहा लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर, यानी जब जो लिगेंड होता है, जैसे भैया इसमें हमने बताया बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है भैया, जैसे एग्जांपल लिया K4 Fe CN6। ठीक है, ये क्या होता है, लिगेंड। तो कहे वही चीज कह रहा है कि जब लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु आयन, यानी इसकी तरफ भैया जब अग्रसर होगा, यानी इसकी तरफ जब ये बढ़ता है, तो धातु आयन के डी कक्षकों में, यानी इस धातु आयन का जो डी कक्षक होगा, इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। कैसे होती है, चलिए समझते हैं। अब भैया यहां पर देखिए एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले हम बना लेते हैं डी कक्षक। ठीक है, तो भैया यहां पर एक मिनट, थोड़ा इधर से देखिए। अब इसमें भैया हम क्या कर लेते हैं, एक कक्षक हो गया, दो हो गया भैया, ठीक है, तीन हो गया, और ये 4 1 5, 1 2 3 4 5। ठीक, डी कक्षक में अगर हम डी उपकोष में बात कर ले, कितने कक्षक होते हैं भैया, तो 5 होते हैं। और ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान से देखिए, S P D F, ये बेसिक चीजें हैं, सभी को पता होती हैं। नहीं भी पता है डोंट वरी, हम है ना भैया। तो यहां पे S में बच्चों 1 होता है, P में बच्चों 3 होता है, D में भैया 5 होता है, और F में 7। तो ये नंबर से याद रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों, SPD, ये जो ब्लॉक होते हैं, SP
डी एफ ये ऑर्बिटल होते हैं भैया, इसमें याद रखना इसमें एक होता है, यानी एस उपकोष में एक कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, डी उपकोष में 5 कक्षक और एफ में 7 कक्षक। तो भैया यहां पे हमने क्या है, डी कक्षक को दर्शा दिया। ठीक है भैया, यहां हमने बच्चों ये डी कक्षक को दर्शा दिया। तो इसमें क्या कह रहा, अब डी कक्षक है जो भैया, इनका नाम क्या होता है, तो इनका नाम होता है, इसको कहते हैं ये एक्स वाई, ठीक है, और ये वाई जेड, और ये जेड एक्स होता है, और एक होता है भैया जेड स्क्वायर, और इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इनके कक्षक के नाम है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है भैया, यहां पर दर्शा दिया है। एक मिनट, थोड़ा बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जा रहा है, थोड़ा फिर से थोड़ा दूर से बनाना पड़ेगा। एक मिनट भाई वेट करिए, थोड़ा लंबा लेके यहां से बनाएं समझाने के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भैया ये कक्षक हमने क्या बताया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 1 5। ठीक है, ये है क्या बच्चों, तो डी कक्षक है। ठीक, ध्यान से समझना, एकदम बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएगा, एकदम मक्खन है। ठीक है, एकदम से ये मक्खन है, हलवा है। भैया हमने बताया इनका नाम कुछ होता है, तो ये क्या हो गया, तो ये एक्स वाई, ये वाई जेड, ये जेड एक्स, ये जेड स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहां पर अब समझिए क्या बोल रहा है, पहले वो देखिए। कह रहा है कि लिगेंड के केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अब ये जो डी कक्षक हैं, इसकी ऊर्जा में वृद्धि आपको दर्शाना पड़ेगा। यानी ये क्या है भैया, यहां पर मान लेते हैं बच्चों, ये इसकी क्या है, ठीक, इसकी ऊर्जा स्तर में थोड़ा हम यहां पे वृद्धि को दर्शा दे रहे हैं, इसमें हम वृद्धि को दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, और यहां से भैया हमने इसकी वृद्धि को समझने के लिए, ठीक है, ये हमने इसकी क्या है भैया, ऊर्जा में हमने वृद्धि को दर्शा दिया। यहां से ये क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 और 5 हो गया। ठीक है, तो ये कक्षक भैया हमने बता दिया कि इसकी ऊर्जा में वृद्धि हुई, यानी ये डी कक्षक है। और यहां से हमने इसकी जो भाई कक्षाएं हैं, इनका जो नाम होता है, ये एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और ये जेड स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बता दिया गया भैया, ये ऊर्जा स्तर में प्यारे बच्चों ये क्या है, वृद्धि को दर्शा रहा है। तो भैया हमने यहां पर लिख दिया समझने के लिए। ठीक है, तो यहां पे वही चीज बोल रहा है कि जब लिगेंड भाई केंद्रीय धातु आयन की तरफ अग्रसर होगा, लिगेंड जो होता है, जैसे यहां पर हमने बताया भैया, ये क्या है, एक लिगेंड है। ये लिगेंड जब केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ अग्रसर होगा, जब बढ़ेगा, तो जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके डी जो कक्षक हैं भैया, तो डी कक्षक में वृद्धि हो जाती है। तो यहां से हमने डैश डैश करके ये वृद्धि को दर्शा दिया है। अब अगला पॉइंट समझना, अगला पॉइंट है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। मतलब ये जो डी कक्षक हैं भैया, इनमें वृद्धि एक समान रूप से नहीं होती है, बल्कि उन्हीं कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं। मतलब यहां पे ध्यान देना, ये वृद्धि तो हो रही है, लेकिन यहां पे ये बोल रहा है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होगी। यानी इसकी भैया ऊर्जा में ये जो कक्षक है, इनकी ऊर्जा में वृद्धि एक समान रूप से नहीं होगी, बल्कि उन्हीं ऊर्जा में, मतलब उन्हीं कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होगी जो क्या होते हैं, लिगेंड के मार्ग में आ जाते हैं, यानी लिगेंड के रास्ते में आ जाएंगे। अगला पॉइंट
कि केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। समझने वाली बात है, क्या बोल रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु, अब भैया जैसे यहां पर हमने बना मतलब केंद्रीय कोई एक धातु परमाणु ले लिया, जैसे यहां पे भाई केंद्रीय धातु परमाणु K4FeGn6, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। तो यहां से ये बोल रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। अब यहां समझिए, यहां पे हमने एक बात बताई थी, ओ यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर, कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के बीच आकर्षण होता है। मतलब केंद्रीय धातु जो परमाणु है, जैसे Fe हमने यहां पे लिया और लिगेंड है Cn, इसके बीच में कौन सा बल होगा भैया? तो यहां पर बच्चों इनके बीच आकर्षण हो रहा है, ये चीज हमने दर्शाया है। लेकिन अब यहां पे ये बोल रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आया है, ना कि लिगेंड अकेले बोल रहा है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु इसके और इसके बीच तो भैया आकर्षण होगा, लेकिन कह रहा है कि केंद्रीय धातु जो परमाणु है या फिर आयन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित होंगे। कब? जब ये केंद्रीय धातु आयन होगा और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन होगा, ना कि लिगेंड अकेले की, क्योंकि इसके और इसके बीच तो आकर्षण होता है, जैसा कि यहां पर लिखा है और वो आगे दिखाया है। ठीक है, तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण जो धातु आयन के डी कक्षक हैं, यानी ये जो डी कक्षक है बच्चों, ये विभिन्न ऊर्जा के दो समूहों में बंट जाता है। कितने समूहों में? दो समूहों में बंट जाता है, जिन्हें Eg समूह तथा T2G समूह कहते हैं। मतलब अब बच्चों ये जो होगा भैया, ये यहां से समझना, ये यहां से दो कक्षकों में अब विभाजित हो जाएगा। अब ये दो कक्षकों में बंट जाएगा। ठीक है भैया, कितने कक्षकों में? दो कक्षकों में डिवाइड हो जाएगा। एक कक्षक यहां से भैया, एक कक्षक ये हो गया और एक कक्षक ये हो गया। मतलब दो कक्षकों में अब ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितने कक्षकों में? दो कक्षकों में। एक को कहेंगे क्या चीज? Eg समूह, दूसरे को T2G समूह कहते हैं। मतलब यहां पे भैया ये जो इसके दो कक्षक हो जाएंगे और यहां पे ये तीन में, क्योंकि ये वाला जो होगा भैया ये दर्शाएगा किसको? तो ये दर्शाएगा लास्ट के दो, यानी Z² और ये X² माइनस Y², और ये जो दर्शाएगा भैया ये किसको दर्शाएगा? XY, YZ और ZX। ठीक है, अब यहां पे ये भी समझना है बच्चों कि इस वाले कक्षक को, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? एक मिनट भाई, इसको क्या बोलते हैं? तो ये हो जाता है Eg समूह। ठीक है भैया, और ये कौन सा होता है? T2G समूह। ठीक, तो वही चीज कह रहा है कि भैया केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। इसी के कारण जो केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक हैं, ये जो डी कक्षक है दो विभिन्न श्रेणियों में बंट जाएगा, दो विभिन्न समूहों में, यानी दो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तरों में बंट जाएगा, जिन्हें Eg समूह तथा T2G समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है भैया आपका CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आई थिंक इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है भैया, क्योंकि जितना हो सकता हमने सिंपल से सिंपल आपको देने का प्रयास किया। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतना हुआ भैया, उसके बाद ये कर लीजिएगा। हो गया ना? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।
वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।